हाय गाइस। सो बेटा, इससे पहली वाली वीडियोस में हमने क्या देखा? पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हमने डिटेल में स्टडी किया। काफ़ी लेंथी रहा ये चैप्टर, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमने बोर्स मॉडल के बाद ड्यूअल बिहेवियर देखना स्टार्ट किया। उसी के बेस पे एक्चुअली में आगे की चीज़ें तैयार होती हैं कि एटम कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ ज़्यादा देर प्रेजेंट रहेगा, उसको हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला, उसको वेव फंक्शन साइज से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब वेव फंक्शन साइज से जो रिप्रेजेंट किया है हमने, उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हमने साइज के बारे में बात की, क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की। तो क्वांटम नंबर्स सभी कोई साइज को, कोई शेप को, कोई ओरिएंटेशन को, कोई स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्टडी करेंगे। फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे एटम के बाहर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज रहेंगे वो स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहेंगे ऑर्बिटल्स में, कैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, सो हेडिंग डालो बेटा। ऑर्बिटल्स। चलो बेटा, सबसे पहले हमें एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने के लिए साई मिला। ठीक है, जो बता रहा था कि ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो वेव फंक्शन होता है वो एक क्या है बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे मैं हूं, मेरा नाम, एड्रेस, गांव से तुम्हें ये पता चल सकता है, मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे ही एटम के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में उसका वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैथमेटिकली कोई भी प्रैक्टिकल उसका कॉन्सेप्शन हमारे पास नहीं है। इसीलिए क्या किया गया बेटा, केवल और केवल इसीलिए एक और साइंटिस्ट आए। ये किसने दिया तुमको पता है, ये अरविंद श्रोडिंगर ने दिया था। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स बोर्न। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला, दैट इज साई स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का साफ साफ मतलब है कि द फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इन एन एटम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी है कि वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब हुआ क्या कि जब साई वर्सेस आर का ग्राफ बनाया गया, वेव फंक्शन और किसका प्लॉट किया गया बेटा? रेडियस, सॉरी ये रेडियस नहीं है, इसे बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियस की डेफिनेशन ये नहीं होती है, एटॉमिक रेडियस की अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, जो मैंने मेरे 3rd चैप्टर वाले लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, वहां तुम वीडियो सर्च कर सकते हो, वहां पे तुम्हें मिल जाएगी एटॉमिक रेडियस वाली। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस नहीं है, ये क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब इसका वेव फंक्शन के साथ प्लॉट किया गया बेटा, तो हमें हाइपरबोलिक कर्व मिला। कैसे कर्व मिलते हैं बेटा? हाइपरबोलिक कर्व मिलते हैं। ये हाइपरबोलिक, थोड़ा सा छोटा करता हूं। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब होता है कुछ इस तरीके के ग्राफ। ये मैथमेटिक्स का ज्यादा पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है, इसलिए जितना जरूरी है उतना मैं बताऊंगा। कुछ इस तरीके के ग्राफ्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये शार्पली डिक्रीजिंग हाइपरबोला है, ये थोड़ा कम डिक्रीजिंग है, इसका थोड़ा कम स्लोप है, इसका और भी कम स्लोप है। इसका मतलब हो गया, देखो स्लोप ज्यादा कम क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं यहां बॉल रखता हूं पहले वाले पे तो तुरंत नीचे आ जाएगी, यहां रखता हूं थोड़ा और धीमे आएगी, यहां रखता हूं तो थोड़ा और धीमे आएगी, और यहां रखता हूं तो थोड़ा और। जितनी जल्दी बॉल नीचे आए उसका उतना ज्यादा स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हाइपरबोलिक कर्व मिलते हैं हमें। तो इसमें भी हाइपरबोलिक कर्व मिला। 1s के लिए जो हाइपरबोलिक कर्व मिला बेटा, वो ये था, यहां से वेव फंक्शन कहीं से चालू हुआ, मतलब r जब 0 थी, ठीक है, और ऐसे आया, डिक्रीज होता 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 ऐसे धीरे धीरे एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट पे जाके ये एक्सिस को टच कर देता है। ठीक है, ये किसके लिए मिला? 1s के लिए मिला। ऐसे ही जब 2s के लिए देखा गया तो बेटा 2s के लिए ये ग्राफ मिला, 2s के लिए
बना रहा हूं मैं क्या, किस किस का, साई वर्सेस आर का ग्राफ, कि यहां से यहां इनफाइनाइट पे नहीं था वेव फंक्शन, ठीक है, किस पे, इनफाइनाइट पे नहीं था, तो कहां था, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो ये 50, ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा तो मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं वहीं से लिख रहा हूं, ये 100 नहीं सॉरी, ये 50 है, 50 थी, ठीक है, और यूनिट है, ठीक है, 50 वैल्यू दिया केवल, 50 से स्टार्ट करता है, मतलब r 0 होगी तो वेव फंक्शन कितना होगा 50, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक बार रेडियस को टच करेगा और फिर दोबारा इंक्रीज करता है, इसको कुछ इस तरीके से वेव फंक्शन मिलता है, किसके लिए, 2s के लिए। लेकिन इसका कोई, जैसे कि हमने बताया बेटा, इसका कोई भी ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैक्स बॉर्न ने किसकी बात कर दी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो इसके लिए ग्राफ देखा गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, तो 1s के लिए जो ग्राफ आया वो ये था, साई ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर, और रेडियस के वर्सेस ग्राफ है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे बुक में सर यहाँ पे साई स्क्वायर आर लिखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, केवल वो बता रहा है जो वेव फंक्शन है वो रेडियस के अलोंग है, ठीक है, इसलिए मैं केवल साई और साई स्क्वायर आर लिख रहा हूं, मतलब ये रेडियल वेव फंक्शन है। रेडियल दो पार्ट होते हैं वेव फंक्शन के, किसी भी सबसेल के, एक एंगुलर एक रेडियल, तो ये जो साई आर है ये क्या है, साई आर है, ये ग्राफ किसका है, साई आर का है, ये मतलब रेडियल वेव फंक्शन का रेडियस के अलोंग, रेडियस के वर्सेस प्लॉट है, ये भी रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रेडियल के, रेडियस के वर्सेस प्लॉट है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक एंगुलर एक रेडियल, तो उसमें से रेडियल का हम ग्राफ बना रहे हैं, क्लियर। तो जब 1s के लिए देखा गया बेटा, वो था कि शार्पली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ऐसे ही डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है, और इनफाइनाइट पे जाके एक्सिस को टच कर लेगी नीचे वाली को, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या देखा गया बेटा, कभी भी इसने रेडियस को काटा नहीं है, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी, ये याद रखना। लेकिन 2s के केस में, ये किसके लिए बनाई हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, 1s के लिए, 2s के केस में क्या होता है बेटा, साई स्क्वायर आर का ग्राफ रेडियस के अलोंग जब बनाया गया, इसी से बनाते हैं, इसी से वेव फंक्शन से ही ये कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं सिंपल, तो कुछ इस तरीके से मिली, नीचे जाएगी, रेडियस को टच करेगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फिर इंक्रीज होगी, फिर इस तरीके से डिक्रीज होती 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 इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। तो ये जो पॉइंट है, देखो रेडियस की वैल्यू इस तरीके से बढ़ रही है, मान लो यहां पे वैल्यू आ रही है प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से समथिंग 0.1 के अराउंड है, 0.10 समथिंग, ठीक है, 0.12 हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब रेडियस इस पे क्या है 0.1 है, पर वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा, 0, मतलब 0.1 रेडियस पे, अगर ये न्यूक्लियस है तो 0.1 वाली दूरी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, मतलब यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर ये 0.1 है, इसके बाद हो सकता है या इससे पहले हो सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें समझाना था। अच्छा, जहां पे बिल्कुल मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जाए इलेक्ट्रॉन को फाइंड होने की, मिनिमम हो गई ना, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन हमें वहां मिलेगा, और जैसे जैसे ये 0 पे पहुंचती है वैसे वैसे कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं बेटा नोड, इसे क्या बोल देते हैं, नोड, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर इसी के पास, पहले तो न्यूक्लियस के पास ही ज्यादातर प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम होगी ये डेंसिटी, फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा तुम्हें गैप दिखता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो और यही एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है, क्या थी एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, है ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहता है, वही प्रोबेबिलिटी से हम वही निकाल रहे हैं उसके स्क्वायर को करके, ठीक है।
इसके बाद मतलब जो वेव फंक्शन साई था उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, फिजिकल वैल्यू कौन दे रहा है भाई साहब, साई स्क्वायर दे रहा है। यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, साई स्क्वायर देता है, साई से ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पाता है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसे मेजर करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है। बेटा एक चीज देखो कि जो नोड है वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। जहां मिनिमम जीरो नहीं होती है, कभी भी मिनिमम हो सकती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो सर जब हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, वो मैं बताऊंगा तो मैं सेफ जब पढ़ेंगे, तो मैं भी बता दे रहा हूं, मेरी बस बात मान लेना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। ठीक है, वो सही है। पी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरीके की होती है बेटा। देखो ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के दो लोब हैं। यहां पे ये जो एरिया है, यहां पे कोई भी ऑर्बिटल नहीं दिख रही है, ये होता है उसके अंदर नोड। पी के अंदर ये क्या होता है बेटा, नोड। ठीक है, एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है, दो तरीके के नोड होते हैं। ठीक है, वो सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। नोड जो होता है वहां पे मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। तो सर इलेक्ट्रॉन यहां है, मान लेते हैं कभी इतने एरिया में, तो फिर वो यहां गया कैसे अगर यहां पे जीरो है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, नोड कभी, नोड पे प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, मिनिमम हो सकती है। क्यों बोला मैंने, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी तो यहां से आने की इच्छा करेगा, तो जिस समय वो यहां से यहां आ रहा है, रुक नहीं रहा है, आ रहा है, तो कब उस समय तो वहां होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे समझो जैसे तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, अब तुमको वो ढूंढना चाहता है, पीटना चाहता है। ठीक है, दो जगह तुम मिल सकते हो। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब स्कूल चलता है तो दो जगह मिल सकते हो, स्कूल में, घर पे, या कोचिंग में। तो ये तुम्हारे लिए क्या है, ऑर्बिटल वाली चीज हो गई कि भाई यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बंदा मिल जाएगा। तीसरा, रास्ते में नहीं मिलेगा तो जीरो नहीं कहूंगा, हाँ एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कभी तो वहां मिलेगा, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, उसे बोलते हैं नोड। इसीलिए जीरो नहीं होगी कभी भी नोड पे प्रोबेबिलिटी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या होगी, मिनिमम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड की डेफिनेशन लिख लो, द मिनिमम probability to find out an electron at a point in an atom, it is called node। ठीक है, और इसी को नोडल प्लेन भी बोलते हैं। नोडल प्लेन अब इसमें दो आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हारे? देखो 1s में, अच्छा ये नोड कैलकुलेट कैसे करते हैं, या ये कितने तरीके के होते हैं, एक एक करके दोनों चीजें स्टडी करते हैं। जो नोड्स होते हैं बेटा टू टाइप्स के होते हैं। नोड्स क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला रेडियल नोड्स, लिख लेना इट इज ऑफ टू टाइप्स, और उसमें लिखना फर्स्ट क्लासिफिकेशन रेडियल नोड। दूसरा लिखोगे बेटा एंगुलर नोड। ये रेडियल नोड क्या होते हैं, नोड एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नोड बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर नोड, अच्छा इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं एक एक करके देखते हैं। पहले रेडियल नोड के बारे में इंफॉर्मेशन देख लें। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का n माइनस l माइनस 1। क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, और 1 तुम्हें पता ही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, नोड एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब देखो जैसे ये हुआ न्यूक्लियस, इसके चारों ओर भाई साहब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, फिर एक ऐसी रेडियस आई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आया जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहां पे बीच में खाली छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने जगह खाली छोड़ दिया, देखो
ये यहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, फिर इतने पार्ट में नहीं है, फिर इसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये खाली छोड़ दी, फिर इसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो नोड है, ये जो जगह है, ये वाली, फिर ये वाली, ये सब क्या है? रेडियल नोड है। समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? रेडियल नोड है। क्लियर? एंगुलर नोड पे आओ। अगर मैं थोड़ा सा 3D डायग्राम इमेजिन करूं तो मैं बोलूंगा, मैं फिक्स कर दे रहा हूं, ऊपर की तरफ z एक्सेस होगा, 3D मतलब 3 एक्सेस होंगी बेटा, z मान लिया, इधर मैंने y मान ली और इधर मैंने x मान ली। ये रेफरेंस मान के मैं अभी डेफिनेशन दे रहा हूं, तुम्हें ये याद रखना। तो मैं बोल रहा हूं द नोड एट एन एंगल टू z axis is called angular node। इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नोडल प्लेन, NODAL प्लेन। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एटम है, जैसे मान लो इसमें 3 एक्सिस हैं, Z ऊपर हो गई, Y इधर हो गई और X इधर हो गई। इसको मैं किसी एक ऐसे एंगल से काट दूं, अब मैं Z के रेस्पेक्ट में मान लो मैंने यहां से ऐसे घुमाया, एंगल बनाया, यहां से ऐसे घुमाया और यहां से मैंने इसको ऐसे काट दिया पूरे के पूरे को, और जहां से मैंने काटा है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्लेन है एक, इस प्लेन से मैंने काट दिया। ऐसे समझो कोई चाकू लेके या वो लेके मैंने इसको बीच में से काट दिया और यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर बाहर। तो कहीं कहीं रेडियल नोड भी प्रेजेंट होगा, एंगुलर नोड साथ में प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। कहीं कहीं क्या होगा? केवल एंगुलर नोड होगा, रेडियल नोड नहीं होगा, या रेडियल नोड होगा, एंगुलर नोड नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? समझ में आ गया एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एजिमुथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उसी को कैलकुलेट करते हैं, L। ठीक है, जितना एजिमुथुअल क्वांटम नंबर उतने एंगुलर नोड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करूं मैं, तो वो दोनों को ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, n-1, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक घटा दो या उसके सेल नंबर में से एक घटा दो, दोनों की बात एक ही है। चलो अब हम कुछ नोड्स कैलकुलेट कर लें, कर सकते हो अब तुम? तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी मेरे साथ फटाफट। अच्छा, 3D डायग्राम देखो, 1s और 2s के लिए तुम्हें दिख रहे होंगे, है ना? अभी नोड्स के बेसिस पे है वो डायग्राम। बेटा देखो, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला है ना, ये वेव फंक्शन ये सब डिराइव होके आता है क्वांटम में। ठीक है, लेकिन वो सब हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है, तुम्हारे लेवल पे वो सब पढ़ाइयां नहीं आती हैं। 12th क्या JEE में भी वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, नोड्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तुम पे आना चाहिए। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो, कंसीडर एस सबसेल, जल्दी फटाफट, कंसीडर एस सबसेल and represent various nodes जल्दी, which are present in 1s 2s and 3s orbital, which are present in 1s 2s and 3s orbital, 3s orbital। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एस सबसेल ले लो, कौन कौन सी लेनी है? 1s ले ली, 2s ले ली, 3s ले ली। जरा नोड कैलकुलेट करो, यहां लिख देना रेडियल नोड, अभी हम शेप की भी बात करेंगे। ठीक है, फिर देन एंगुलर नोड और नीचे टोटल नोड्स। रेडियल नोड्स बताओ कैसे निकालेंगे? n-l-1 वाला फॉर्मूला, इसे कैसे निकालेंगे? n-l-1, इसे कैसे निकालेंगे? L, और इसे कैसे निकालेंगे? n-1। रख दो वैल्यू, जल्दी जल्दी रखो। इसमें n क्या है? 1 1 -1, सॉरी
एल की वैल्यू कितनी आएगी जब एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू क्या आती है 0 टू n माइनस वन। n माइनस वन क्या हो गया यहाँ 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। रेडियल नोड कितने 0। 2s में देखो 1 l की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 1, 2 माइनस 2 बेटा 0। ठीक है, l की वैल्यू बताओ जल्दी, 1 आएगी। ठीक है, s में l की वैल्यू, हाँ सॉरी ऐसे n की वैल्यू बेटा यहां 1 है 1, s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। रेडियल नोड आ गए भाई साहब। इसमें आओ 2 तो n हो गया, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है डायरेक्ट लिखाई थी ना तुम्हें 0, s के लिए यहां भी क्या होगी 0। ठीक है, इसका मतलब एक बात फिक्स कर सकता हूं भाई साहब कि एंगुलर नोड तो तीनों में 0 होगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 यहां कितना आ जाएगा 1, यहां कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2। तो टोटल नोड्स देखो, या तो वैसे कैलकुलेट कर लो चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस 1, या देखो यहां पे एंगुलर नोड कितना आया 0, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम टोटल नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दो या फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कैसे भी निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो 0 टोटल नोड 1s में 0, यहां पे 1 और यहां पे आएगा 2। ठीक है, तो तुम्हें बता देता हूं मैं, जो s ऑर्बिटल होती है, ठीक है, उसमें उसका जो वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट होता है उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, वो ही रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। और s ऑर्बिटल बेटा कुछ स्फेरिकल रहेगी, स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, स्फेरिकल होती है, ये याद रखना। स्फेरिकल क्यों होती है, देखो इसके अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगा, 0 0 0, कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। और वेव फंक्शन से भी निकाल सकते हैं हम, एंगुलर नोड नहीं है मतलब कहीं से भी ऐसे कोई प्लेन इसको ऐसे नहीं काट रहा होगा, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे। ठीक है, केवल रेडियल नोड हो सकता है। रेडियल नोड में क्या हो सकता है कि मे बी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू जो लिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, फिर कुछ खाली हो, फिर कुछ प्रेजेंट हो, इतना हो सकता है। जैसे जैसे हम 2s 3s की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं भी कोई एंगल से नहीं काट रहा होगा। तो डायग्राम बना लें हमेशा, s ऑर्बिटल कैसी रहेगी, अब याद रहेगा, s सबसेल कैसी रहेगी, स्फेरिकल रहेगी। ठीक है, देखो अगर डायग्राम बनाते हैं तो मैंने 1s का बनाया था, क्या था कि भाई साहब ये न्यूक्लियस माना मैंने छोटा सा, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले से बताया था, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की हल्की कम होती चली जाएगी, लेकिन प्रेजेंट रहेगी स्फेरिकल फॉर्म में, कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा 1s हो गई, ये क्या हो गई 1s हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गई 1s हो गई। इधर आओ अब 2s पे। 2s में एक रेडियल नोड है। रेडियल नोड का मतलब है पहले तो न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर दो। ठीक है, इसे फिल कर दो, मैं इसे शेडेड रीजन दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बट फिर एक रेडियल नोड है, मैंने इतना स्पेस खाली छोड़ दिया, फिर आगे का जो स्पेस होगा वो भरा हुआ होगा, ये होता है जी रेडियल नोड। यहां पे जो जो शेडेड रीजन है वहां इलेक्ट्रॉन है, जो खाली है बीच वाला, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ये 2s हो गया। 3s में आओ, लेकिन स्फेरिकल रहेगी, शेप स्फेरिकल रहेगी, ये वेव फंक्शन से पता चलता है हमें, ये याद रखना तुम बस। ठीक है, कहां से पता चलता है, वेव फंक्शन से, उसकी वेव फंक्शन के अलोंग और r का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करो तुम। अच्छा देखो, यहां एक रेडियल नोड मिल रहा है, तो हमने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाया था 2s के लिए, वो कुछ इस तरीके का था। स्टार्टिंग में मैक्सिमम थी, इसको टच कर रही थी वाई एक्सिस को, साई स्क्वायर वाले वाई एक्सिस को मैक्सिमम थी, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास गए थे, ये r था। तो देखो न्यूक्लियस के जैसे जैसे पास जा रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है।
ठीक है, बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ा कम होगी, इसके बाहर वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल में और भी कम होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। फिर भाई साहब आए हम तो आर पे एक नोड मिला, इसीलिए इसने आर एक्सिस को टच कर दिया था 2s वाले ग्राफ में। देखो थोड़ा स्लाइड है ना, बैक जाओ थोड़ा सा, देखो वहां पे वीडियो को रिवर्स कर लेना, ठीक है, वापस जाके देखना। तो 2s में एक बार r को कट कर रहा है, वो क्या था, रेडियल नोड था। तो जी 2s में एक रेडियल नोड मिलता है, तो ये वही रेडियल नोड है, मैंने बता दिया था ना कि ये नोड है, ये वो रेडियल नोड है। ठीक है, समझ में आ रहा है अब? चलो, चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें, लेकिन रहेगी स्फेरिकली 2s भी। अब 3s में आओ, 3s में कितने मिलेंगे, 3 रेडियल नोड मिलेंगे। ये रहा जी न्यूक्लियस, 2 मिलेंगे, सॉरी 2 मिलेंगे। ठीक है, इसके चारों ओर इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर एक स्पेस आएगा जो खाली होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। इसमें क्या है, ये जो शेडेड रीजन में थोड़ा लाइन खींच के दिखा रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, लेकिन अंदर वाले से कम है, इसीलिए मैं केवल सिंगल लाइन से दिखा दे रहा हूं। अंदर वाला जो रीजन था उससे कम है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। फिर एक नोड आएगा, खाली स्पेस। ठीक है, फिर बाहर वाले में दोबारा इलेक्ट्रॉन भरे होंगे इसमें। ये बीच वाला खाली है, तो 2 रेडियल नोड हो गए, एक येरा और एक येरा। तो इस तरीके से कौन होता है बेटा, एस सब सेल का देखा। ठीक है, अब तुम पी का बना सकते हो, जल्दी बनाओ फटाफट। ये शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है बेटा, बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, एकदम यूनिक भी है, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा तुम्हें, किसी की भी वीडियो देख लो जिस तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, किसी की वीडियो में नहीं मिलेगा तुम्हें। कैलकुलेशन ऑफ पी सब सेल्स, डायरेक्ट हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ पी सब सेल, सबका बना के दिखा रहा हूं। पी सब सेल के लिए आ जाओ, सेम वही कैलकुलेट करेंगे हम। पहले 1p, सॉरी 1p तो होती ही नहीं है, 2p से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p। ठीक है, रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर नोड कैलकुलेट करेंगे और टोटल नोड देख लेंगे। बताओ, रेडियल नोड में n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस एल, पी के लिए क्या होता है 1 माइनस 1, यहां पे 3 माइनस 1 माइनस 1, पी के लिए एल 1 होता है। ठीक है, 4 माइनस 1 माइनस 1, ये कितने आ गए जी, 2 माइनस 2 दैट इज 2, सॉरी 2 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक है, रेडियल नोड 0, यहां पे 3 माइनस 2 मतलब 1, यहां पे 4 माइनस 2 मतलब 2। एंगुलर नोड सबके लिए 1 आ जाएंगे, क्योंकि p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। टोटल नोड कितने हो गए, 0 1 1 आया, 1 और 1 2, यहां पे 2 और 1 3, इस तरीके से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल जो होती है वो उसके वेव फंक्शन का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से मिलती है बेटा, कुछ इस तरीके से मिलती है, ऐसे ज्वाइन होते हैं आपस में। ठीक है, एक लोब नीचे एक लोब ऊपर, बीच में यहां पे थोड़ा सा खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसमें से एक्सिस पास होती है इस तरीके से, ये बीच में एक्सिस होगी इसके। ठीक है, ऐसे एक्सिस पास है और इसके चारों दोनों तरफ लोब्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसे पी एक्स बोलेंगे इस ऑर्बिटल को। अगर ये पी वाई है, पी वाई मतलब ऐसे मान लो ये पी वाई है तो इसे पी वाई बोलेंगे ऑर्बिटल को। और अगर ये जेड एक्सिस है तो ये कौन सी पी ऑर्बिटल हो जाएगी बेटा, पी जेड हो जाएगी। ये कौन सी पी ऑर्बिटल हो जाएगी, अगर ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर ये जेड एक्सिस है तो कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी, पी जेड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके हिसाब से बनाते हैं हम पी ऑर्बिटल के लिए, क्लियर। देखो होगी कैसी, उसको क्या बोलते हैं जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, डम्बेल शेप बोलते हैं, डम्ब बेल, दैट इज डम्ब बेल शेप बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे होगी इस तरीके से, ये लोब्स होते हैं। तो फिर सर ये खाली जगह क्या है, ये बेटा नोड है।
अब दिखाता हूं तुम्हें बना के कैसे आता है। कोई भी पी होगी उसकी शेप तो यही रहेगी, बस नोड्स आते चले जाएंगे बीच में। ठीक है, पहले 2p देखते हैं। 2p में क्या होता है जी, एक नोड है और वो भी कौन सा, एंगुलर नोड। ठीक है, तो रेडियल नोड नहीं होगा, एंगुलर नोड होगा। एंगुलर नोड का मतलब हो गया ऊपर डेंसिटी है और नीचे डेंसिटी है। ठीक है, ऊपर डेंसिटी है और नीचे डेंसिटी है। यहां पे ये जो एंगल है z एक्सिस के अलोंग, अगर मैंने ये z मानी है तो इसके अलोंग ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है। ठीक है, अगर तुम्हें स्फेरिकल शेप में बनानी है तो तुम ऐसे बना सकते हो। और ये भाई साहब एटम था, पहले जो एटम था वो ऐसा था, उसमें डेंसिटी ऐसे भरी हुई थी। थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में था, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे भरी हुई थी एकदम पैक्ड। ठीक है, लेकिन इसको क्या हुआ, एक नोड लग गया, कौन सा, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड मतलब इस प्लेन ने इसको काट दिया, सेंटर में से काट दिया। इसीलिए इसको कैसा बना देते हैं, एक लोब नीचे और एक लोब ऊपर। क्लियर, ऐसे ही हर पी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2 के लिए। तो इसमें तो 2 नोड आ रहे हैं, एक एंगुलर है एक रेडियल है। तो पहले तो वही करो, तुम न्यूक्लियस बनाओ सेंटर में। ठीक है, एटम बना दो, थोड़ा सा और बड़ा बनाओ। ठीक है, अब इसमें एक तो क्या है, एंगुलर नोड, मतलब यहां से काट दो एक तो ऊपर डेंसिटी भरी हुई है और नीचे डेंसिटी भरी हुई है। बीच में नहीं है क्योंकि नोड आ गया, तो नोडल प्लेन इसीलिए बोल रहे हैं बीच में से काट देते हैं। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसमें एक रेडियल नोड भी है, तो एक पर्टिकुलर रेडियस पे से भी मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिटा देता हूं। देखो मैं मिटा रहा हूं, मेरी उंगली देखना बस तुम लोग। मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये वाला सर्कल पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटा दी। दिख रहा है, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। यहां है और फिर इसके बाद से इस तरीके की होती है 2p, लेकिन है डम्बेली, है ना। मैंने अगर इसकी बात करूं तो मैंने क्या किया, केवल यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच बीच में नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे काटा है सर्कुलरली, लेकिन है डम्बेली। तो पी सबसेल, अब इसका भी बना सकते हो तुम। इसमें क्या करोगे, 3 दिखा दोगे। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसी तरीके से बेटा तुम्हें किसके लिए बनाना है, डी के लिए बनाना है और एफ के लिए भी बनाना है। ठीक है, ये तुम पे बनाने आ गए। नोट्स भी तुम अब कैलकुलेट कर सकते हो, किसी का भी पूछा जाए, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कभी कभी नोट्स से। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। चलो अब डी ऑर्बिटल की शेप की बात कर लें। तो जो डी ऑर्बिटल होगी बेटा, वो होती है, उसके अंदर 4 लोब्स होंगे। ठीक है, और चारों लोब्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक ऐसे और एक क्रॉस में। इस तरीके से मैं जैसे बैलून्स को पकड़ रहा हूं, ये क्रॉस में ऐसे क्रॉस बना होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्रॉस बना है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये होती है डी। ठीक है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, एक्स अलग अलग होती है। पहले मैं 2D दिखा रहा हूं, फिर सबका 3D दिखा देंगे। चलो पहले 2D डायग्राम देख लो, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, एस कैसी थी बेटा, एस सबसेल कैसी थी, स्फेरिकल थी। उसमें नोड्स आ रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन एस सबसेल होगी स्फेरिकली। ठीक है, पी कैसी थी, पीजी ऐसी थी लोब्स वाइज। जैसे ही मैं वीडियो ये सबसेल वाला पार्ट खत्म करूंगा तो मैं 3D में भी डायग्राम दिखाई देंगे, एनिमेशन जैसा दिखाई देगा। ठीक है, वो भी तुम्हें देख लेना है। तो पी सबसेल ये है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर बेटा यहां से एक्सिस पास हो रही है एक्स, ठीक है,
तो ये कौन सी ऑर्बिटल होगी, पी एक्स। यहां से कौन सी पास होगी जी, वाई एक्सिस पास होगी और जेड एक्सिस। नोड पे से फिर वाई और जेड जा रही होगी। पी वाई ऑर्बिटल में क्या होगा, पी वाई में क्या होगा, पी वाई के अलोंग बना दो। समझ में आ रहा है, ये कौन सी हो गई, पी वाई हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है। अब जेड, अब क्या है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे नोड होगा। नोड पे नोडल प्लेन कहां से जा रहे हैं, एक्स और जेड पे। जो प्लेन जाएगा वो इन दोनों के अलोंग जाएगा, ठीक है, जेड और एक्स के अलोंग जाएगा, वाई के अलोंग नहीं जाएगा। पी जेड में क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगी, तो पी जेड तुम बना सकते हो। अब डी एक्स में डी ऑर्बिटल 3-4 तरीके की होती है और 5 तरीके की होती है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है कि एस एक ही तरीके की होती है, ये 3 तरीके की, ये आ रहा है बेटा एक सबसेल में। एस के लिए बताओ एम की वैल्यू कितनी आती थी एस सबसेल के लिए, एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू भी यहां 0 आएगी, ठीक है। 0 मतलब एक ही वैल्यू आ रही है एम की, दैट इज 0, ठीक है। और कितनी वैल्यू आएंगी, ये हम एम की कितनी है कैलकुलेट करते थे 2l+1 से, दैट इज इसमें वैल्यू रखो एल की, एल एस सब सेल के लिए कितनी आएगी 0, तो एक एम मिल रहा है, मतलब एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होती है, वो होती है एस, एक ही टाइप की। पी में जब l इक्वल टू 1 हो तो m की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 इंटू l+1, दैट इज 2 इंटू 1+1 कितनी आ गई, 2+1 दैट इज 3, ठीक है बेटा, 2+1 दैट इज 3। तो हमें 3 m ऑर्बिटल मिलनी चाहिए, और हम जब कौन कौन सी होंगी वो, तो -l टू +l दैट इज -1 0 +1, ये सब पिछले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें सिखाया है, इसीलिए 3 मिल रही हैं, px py और pz। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि 0 वाले को pz से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन से डायरेक्ट वैल्यू pz की कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो 0 वाली pz को रिप्रेजेंट करेगी। px py में -1+1 कौन सा होगा, ये कंफर्म नहीं होता है, सुपरपोजिशन के थ्रू ये हम निकालते हैं, ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। तो 3 आ गई। अब आते हैं हम डी के लिए। तो डी में बताओ, जब डी सबसेल की बात हो रही है, जब डी सबसेल की बात हो रही है बेटा, तो एल कितना हो गया डी के लिए, तुम बताओ, एसपीडी, एल इक्वल टू 2 एंड दैट इज एम की वैल्यू कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 इंटू l+1, मतलब कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, एम मतलब कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, तो 2 इंटू 2+1 कितनी आ गई, 5 आ गई कैलकुलेट करके। कौन सी होंगी जी, -l2 + l वैल्यू होती है, तो -2 -1 0 +1 +2, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 ऐसी डी ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है। अब वो कौन सी होती हैं वो देख लो तुम, एक होती है dxy, एक होती है dyz और एक होती है dzx, 3 तो ये हो गई, और एक होगी बेटा dx² - y², एक होती है dz²। क्लियर, ये कैसे बनती है, इनकी शेप की बात करते हैं। तो देखो ये जो dxy dyz और dzx है, इनकी शेप एक जैसी होती है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे एक्स वाई है तो केवल एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना, 2D में समझना आसान रहेगा। तो एक्स वाई एक्सिस ले लेता हूं मैं, जेड से फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लोब्स कहां लाई करेंगे, दोनों एक्सिस के बीच में, मतलब एक इस वाले क्वाड्रेंट में, एक इस वाले क्वाड्रेंट में, एक इस वाले क्वाड्रेंट में और एक इस वाले, 4 लोब्स होते हैं टोटल, हर डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं। तो डी एक्स वाई में ऐसा होगा। अगर डी वाई जेड की बात करोगे तो एक वाई एक्सिस ले लो और एक जेड एक्सिस ले लो, वाई ले लो, ये जेड ले लो, इसमें बना दो 4 लोग, ये डी वाई जेड हो गई। बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। फिर ये क्या हो गया बेटा, अगर तुम्हें डी जेड एक्स बनानी है तो एक जेड ले लो, एक एक्स ले लो, इन दोनों के बीच में एक्सिस पे लोब लाइन नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सिस पे नहीं आएंगे, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। ये तो तीनों हो गई, कौन सी, dxy dyz dzx, ठीक है। अब इसके बाद dx² - y² और dz² में क्या होता है, देखो ये होता है dx² - y² में क्या करेंगे सर, तो x एक्सिस लेंगे और y एक्सिस लेंगे, जो लोब्स होंगे बेटा वो एक्सिस पे लाई करेंगे, एक y एक्सिस पे 2 लोब लाई करेंगे और x एक्सिस पे लाई करेंगे, ये याद रखना है तुम्हें। ये क्या है, dx² - y² वाला डायग्राम है,
जेड एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, जेड एक्सिस ऐसे सामने से पास कर दो इसमें से, ठीक है। dz स्क्वायर में क्या होगा, जेड एक्सिस ले लो ये वाली, ठीक है, ये x हो गई और यहां से ये y एक्सिस पास कर दो, ठीक है। dz स्क्वायर में लोब्स जो है वो इसके अलोंग होते हैं, dz स्क्वायर के, और दो छोटे छोटे लोब्स, एक x एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है, और एक y एक्सिस के अलोंग होता है, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब इसे अच्छे से दिखा नहीं सकते, ठीक है, दोनों एक्सिस के अलोंग होंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, जो मैंने तुम्हें बना के दिया है उसमें जूम करके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा बेटा। इसमें देखो साइड वाले डायग्राम में, राइट हैंड वाले में, एक छोटे लोब, मैंने दो छोटे लोब एक्स एक्सिस के अलोंग बनाए और दो वाई एक्सिस के अलोंग बनाए, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इतना अच्छे से हम बना नहीं पाते, इसीलिए इसे शॉर्ट में बनाने के लिए इन लोब्स को यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। और कैसे दिखा देते हैं, इसी के अंदर, है ना, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये बना दो। और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा और एक वाई एक्सिस के, तो इस तरीके से बने होते हैं। ये कौन सी हो गई, dz स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और क्लियरली समझना है तो तुम्हें स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, वहां देख लो dz स्क्वायर, ठीक है। 3D में अगर तुम्हें अब मैं एक बार dx बाई dz बताऊं तो तीनों वो कैसे होंगी, मान लो जो भी बना रहे हो dx बाई dyz dzx, उनकी एक्सिस ले लेना और एक्सिस के बीच में कुछ इस तरीके से लोब्स लाई करेंगे, दो नीचे और दो ऊपर, तीसरा इधर और चौथा इधर, इस तरीके से थे, ठीक है। ये 4 लोब्स है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पूरा अच्छे से बन पाए, ठीक है। ये क्या था, dx बाई dyz और dzx, दो एक्सिस ले लेनी है, यहां से x पास कर दो, यहां से y पास कर दो, ठीक है, तो dxy हो जाएगा, यहां से y पास कर दो, यहां से z तो dyz हो जाएगा, यहां से z पास कर दो, यहां से x तो dzx हो जाएगा। अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो यहां से अगर मैं x एक्सिस पास करता हूं और यहां से y, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सॉरी बेटा, ठीक है, जूम आउट किया थोड़ा, देखो ये जो डायग्राम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, यहां पे देखो ये x एक्सिस पे दो लोब हो गए ऊपर नीचे, ये y एक्सिस पे हो गए, है ना। ये क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और dz स्क्वायर क्या होता है, ये जो लोब्स होते हैं z एक्सिस, अगर मैं इसे z एक्सिस मानता हूं तो इस पे जो लोब होंगे ये दो बड़े होंगे साइज में, और ये जो दो हैं ये बहुत छोटे होंगे, ऐसे दो x एक्सिस पे होंगे और दो y एक्सिस पे, मतलब 6 बैलून्स होंगे इसमें। कितने, 6 बैलून्स, z वाले बहुत बड़े, x वाले बहुत छोटे और y वाले भी बहुत छोटे, ठीक है। आ गया होगा तुम्हारे। चलो अब हम बात करते हैं बेटा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। खत्म। क्लियर करने के लिए अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है तो जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होगी, ठीक है, उसके बाद तुम्हें 3D में एनिमेशन दिखाई दे रहे होंगे। यहां तक समझ में आया, दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां पे कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। Wow.
Wow.